नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान की जीत। रात के 12 बज चुके थे। किशोर जी की नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। उनकी आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। सुबह उठते ही बाहर सोफे पर बैठ गए। तो पापा, आपको कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आजाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। रोनित नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था, कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। किशोर जी मुस्कुरा दिए थे। पिछले 35 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर रोनित हंस दिया। बेटा, मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर काम करने के बाद क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है। रोनित ने बड़े लाड से कहा था। मैं सब समझ गया बेटे। रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। किशोर जी का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आजकल घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर प्लीज फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, रोनित ने विनती की। किशोर जी कोई उत्तर देते इससे पहले ही बहू सोनिया आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चलें क्या? देर हो रही है। हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। रोनित उठ खड़ा हुआ। माँ जी, मैंने चाय पी ली है। नाश्ता अस्पताल पहुंचकर कर लूंगी। आज बीनू को हल्का सा बुखार था, परीक्षा थी इसलिए स्कूल गई है। रामदीन जल्दी ले आएगा। आप जरा संभाल लीजिएगा, सोनिया जाते हुए बोली थी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। सुधा जी ने सोनिया को आश्वस्त किया। चिंता करने की जरूरत भी कहाँ है। यहाँ स्थायी नौकरानी जो बैठी है, दिन भर हुक्म बजा लाने को। किशोर जी कटु स्वर में बोले। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज तो ऑफिस जाना है, कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो,
सोनिया तो नाम की माँ है, उसके भी तो फर्ज बनते हैं अपने बच्चों के लिए। इन सब कामों के लिए ये लोग आया भी तो लगा सकते हैं। अरे तो कौन सा घर पर बैठी है बहू, और तब वो नहीं देख रही है। मैंने अपने बच्चे भी तो बड़े किए हैं, तो मैंने भी अपने 2 बेटियां और बेटे की परवरिश खुद की है। तो क्या मैं भी आपकी नज़रों में केवल एक नौकरानी थी जो घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी? भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं। मैं आगे तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। न जाने क्या हो गया है आपको। अच्छा हुआ बेटा बहू घर पर नहीं है। आपकी बातें वो सुनते तो न जाने क्या सोचते। सुधा जी सर पकड़े बोली, मैं किसी से नहीं डरता, और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। किशोर जी शान से बोले, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप रोनित को क्लर्की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे, यह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करे तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना रोनित तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। अपनी बहनों के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके बस की बात न थी। सुधा जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी, तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? रोनित ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। किशोर जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट? यह कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा रोनित बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रौब दिखाएं तो मैं यह सह नहीं पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल ली है, और दिन भर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सुधा जी का स्वर अनचाहे भर्रा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ। आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। किशोर जी तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर सुधा जी को सोच में डुबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति किशोर जी का हाल देखकर सुधा जी का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे।
फूल मालाओं और उपहारों से लदे किशोर जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के बुल बांध दिए थे। घर आते ही पोते और पोती ने उनके गले में फूल मालाएं डाल दी थी और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक सुधा जी को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी का अच्छा मूड देखकर पोता पोती दादाजी से जिद करने लगे, दादाजी चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, प्लीज दादाजी। किशोर जी बोले, बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सुधा एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा। कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। सुधा जी के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ गुमड़ रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आई। अगले दिन किशोर जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो सुधा जी स्वयं को रोक नहीं सकी। सुबह सुबह ऐसा क्या काम है जो आप रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुबह तैयार हो गए? टोकना आवश्यक था। सुबह शुभ कार्य के लिए जा रहा था। अब तो काम शायद ही बने। किशोर जी झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। किशोर जी अपनी ही धुन में थे। कहकर किशोर जी घर से निकल गए। सुधा जी ठगी सी उनको देखती रह गई। माँ, पापा कहाँ गए? नाश्ते की मेज पर रौनित पूछ बैठा था। वे तो रोज की तरह ही घर से निकल गए। कह रहे थे कि किसी आवश्यक कार्य से जाना है। सुधा जी ने बताया, माँ, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है। अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने निकल पड़े। क्या कहूँ बेटे, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने इनके मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनको कोई नहीं पूछेगा। बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है माँ। घर में आराम से रहें, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिएं। घर के कामों के लिए नौकर चाकर है ना। न जाने क्यों उन्हें ये लगता है कि अब वो घर में रहकर नौकर हो जाएंगे। इस विषय पर बहुत कहासुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस ना करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन मैं बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ? इसी तरह तनाव में रहे तो अपनी सेहत चौपट कर देंगे। सुधा जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्ति के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। रौनित ने माँ को समझाया। किशोर जी दोपहर को घर आए तो देखा रौनित आज जल्दी घर आ चुका था और खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या कानाफूसी हो रही है? मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही? वे थके होने पर भी मुस्कुराए थे। हो तो रही है, हम सब को आपसे बड़ी शिकायत है। रौनित ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल आपका विदाई समारोह था। आप सब परिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं।
क्या कह रहे हो रोनित? इन्हें सब परिवार बुलाया गया था? सुधा जी चौंकी थी। पूछ लो माँ, पापा सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो इनके सहकर्मी मनोज ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है? सुधा जी नाराज हो उठी थी। बात यह नहीं है। मुझे लगा रोनित और सोनिया इतने नामी गिरामी चिकित्सक हैं, वे मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में क्यों आएंगे? और सुधा, तुम तो सदा पूजा पाठ और बच्चों के साथ व्यस्त रहती हो, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेले ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सब परिवार जाने की परंपरा है। किशोर जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले थे। आपकी समस्या यह है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं। इन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान करते हैं जो इस तरह की नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। रोनित का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए किशोर जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, यह उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? किशोर जी की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि आ खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो। रोनित ने हंसकर कहा तो किशोर जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आई? उन्होंने रिद्धि और सिद्धि से अचरज से पूछा था। ये दोनों अकेली नहीं, सब परिवार आई हैं, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायरमेंट होने का फंक्शन मना रहे हैं। यह सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपराएं बदली भी जा सकती है। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। रिद्धि, सिद्धि, पापा के हाथों से यह फाइल ले लो। पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे? रोनित ने किशोर जी की फाइल की ओर इशारा किया। सिद्धि ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां हैं और पापा का बायोडाटा है। यह क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? रिद्धि और सिद्धि आश्चर्यचकित पास आ खड़ी हुई थी। चलो चाय नाश्ता लग गया है। तभी सोनिया ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ यह फाइल मुझे दो, मैं इसे ताले में रखूंगा। रोनित उठते हुए बोला। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुधा जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। किशोर जी ने उल्हाना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे भी कहाँ पता था, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं, न तुम न तुम्हारे बच्चे, पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? सुधा जी नाटकीय अंदाज में बोली थी। किशोर जी सोचते रह गए थे कि सुधा शायद ठीक ही कहती है। परिवार की धुरी है वह, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। ये तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्मकेंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। न जाने मन में कैसी कुंठाएं पाल ली थी उन्होंने। आजकल के परिवेश में अपने लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन आत्मकेंद्रित होकर नहीं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।